गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 14 मई 2021 को करंट अफेयर के शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके साथ ही भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके पार्ट 3 पर हम लोग आज चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग चलते हैं करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए चलते हैं। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 इस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। अब माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ? ये मान लीजिए कि भारत का उत्तरी हिस्सा है। ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। इधर तिब्बत है और ये नेपाल है। तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर अवस्थित है। तो चीन का कहना है कि कोरोना के तहत जो नेपाली हैं वो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कोरोना का संक्रमण फैलने का डर है। इसलिए चीन चाहता है कि जो माउंट एवरेस्ट विभाजन रेखा खींची जाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ही हो गया? चीन। चलिए, तो हम लोग का तो इसी से काम चलेगा नहीं, इसके बारे आगे हम चलिए देखते हैं। तो आगे भारत, इसने कौन कौन सा कोरोना वैक्सीन बनाई है? पहला कोवैक्सीन, जिसको किसने बनाया? भारत इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। दूसरा कोविशील्ड, किसको बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। उसके बाद 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको किसने बनाया है? DRDO ने, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। चीन के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई है? चीन के द्वारा कौन सी वैक्सीन बनाई गई है, बताइए? सिनोफार्म। कौन सी है? सिनोफार्म। पहली वैक्सीन कौन सी थी? सिनोफार्म, जिसको WHO द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए मान्यता दी गई है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सी वार्ता चौथी बार संपन्न हुई? कौन सी वार्ता कौन सी बार है इसकी? चौथी बार संपन्न हुई है। ऑप्शन ए भारत स्विस वार्ता, ऑप्शन बी त्रिपक्षीय वार्ता, ऑप्शन सी ए और वह बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए भारत और स्विस वार्ता। ये किसके बीच हुई है? भारत और स्विट्जरलैंड के बीच, ठीक है। इसके तहत जो वैश्विक आपदा के समय व्यापारिक संगठन संकट जो आया हुआ है भारत और पूरे विश्व में, उस पर अमल करने के लिए ये वार्ता हुई है। उसके बाद भारत के व्यापारिक संबंध, भारत के अनेकों संबंध के बारे में इसमें बात हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो ऑप्शन है त्रिपक्षीय वार्ता, ये हम लोगों ने हाल ही में पिछली कक्षाओं में देखा था। ये किसके बीच हुई थी? जो त्रिपक्षीय वार्ता है, कौन सी? त्रिपक्षीय वार्ता, ठीक है। ये किसके बीच हुई है? पहला तो भारत हो गया, पहला भारत, दूसरा फ्रांस, ठीक है, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, फ्रांस की पेरिस, और भारत की तो आप सभी लोग जानते हैं दिल्ली, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित है जिन्हें ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित है, ठीक है। तो मैंने आपके अनेकों क्वेश्चन की जानकारी देने के लिए मैंने ऑप्शन रखा है। पहला IRED अर्थात इरेडा, ठीक है। पहला ऑप्शन इरेडा, दूसरा इरेडा, उसके बाद फिक्की, उसके बाद ICC, उसके बाद BCCI, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? किसको मिला है? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है? इरेडा को। किसको मिला है? इरेडा को। इरेडा
का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इरेडा की स्थापना कब हुई? 1999 में। इरेडा की स्थापना कब हुई? 1999 में। इरेडा के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। फिक्की, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 को। कब हुई? 1927 को। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? स्थापना 1927 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष उदय शंकर। ठीक है। इसके बाद आईसीसी, आईसीसी का मुख्यालय दुबई। स्थापना 15 अगस्त 1909 और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? ग्रेग बर्कले। और बीसीसीआई, बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना 1928 और इसके अध्यक्ष उदय जय शाह है। कौन है? जय शाह। तो एक चीज हम आपको याद करने के लिए आसान तरीका बता रहे हैं। आईसीसी, आईसीसी 1909 में बन गया। ठीक है। उसके बाद कौन बना? फिक्की। फिक्की कब बना? 1927 और 27 के जस्ट बाद 1928 में कौन बन गया? बीसीसीआई। ठीक है। तो डबल सी इसमें है, ये 27 में, और डबल सी इसमें, ये 28 में, बीसीसीआई। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है। चलिए चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारत के किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर, ठीक है, बच्चों पर फेज 2 और 3 के ट्रायल के लिए CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने कोविड-19 एक्सपर्टों से अनुमति मांगी है। किसने अनुमति मांगी है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अनुमति मांगी है? जो 2 वर्ष से बच्चे हैं, 2 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए। कौन सा वैक्सीन का ट्रायल? 1st और 2nd का। ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में सुनने में WHO की रिपोर्ट में आया है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है, कोरोना की जो तीसरी लहर है, उस पर बच्चों पे ज़्यादा अटैक होगा। इसीलिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पहल को लाया है। ठीक है। तो ये वैक्सीन कौन सी है, किस पर ट्रायल होगा? तो इसके साथ हम लोगों ने जाना था कि विश्व की प्रथम बच्चों के लिए वैक्सीन कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? फाइजर बायोटेक। कौन सी? फाइजर बायोटेक। इसको किसने बनाया है? कनाडा ने। ठीक है। जो 12 से अधिक के बच्चों के लिए, 12 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए बनी है। ठीक है ना। तो ये हम लोग की वैक्सीन जो इंडिया में बनने जा रही है, ट्रायल होने जा रहा है, उस पर क्या है? 2 से 18 वर्ष। ये ध्यान करिएगा। तो कौन सी वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज और ऑप्शन डी स्पुतनिक वी। इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन के बारे में हम लोग जानते हैं। कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। उसके बाद कोविशील्ड, कोविशील्ड किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। ठीक है। 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, इसको किसने बनाया? 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज को किसने बनाया? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। तो DRDO है, तो DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी। ठीक है, सतीश रेड्डी। DRDO है, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के बारे में जान ले क्या? चलिए इसरो के बारे में जानते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी किसकी
किसकी वैक्सीन है? रूस की। किसकी है? रूस की, जो विश्व की प्रथम वैक्सीन है। ठीक है, इस रूस की, रूस के द्वारा हाल ही में एक नया वैक्सीन जारी किया गया है। उसका नाम क्या है? स्पुतनिक, स्पुतनिक लाइट। ठीक है, स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट की खासियत क्या है? ये विश्व की पहली ऐसी वैक्सीन बनी है जिसका सिंगल डोज है। क्या है? एक डोज लगेगा, एक ही डोज लगेगा। ठीक है, एक ही डोज लगेगा। कोरोना वैक्सीन, कोरोना के रोग में इसका कितना डोज लगेगा? एक डोज। और ये डोज 80% कारगर है। कितना परसेंट? 80%। ठीक है, तो बाकी जो दवाएं थी उसका क्या था? बाकी जो दवाएं थी, स्पुतनिक वी, इसकी भी डबल डोज लगती थी। डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये कोरोना की वैक्सीन नहीं, ये कोरोना के संक्रमण को कम करती है। जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है, ये कोरोना के संक्रमण को कम करती है। उसको, जो रोगी है उसको लड़ने में, उसको बहुत ही ज़्यादा उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करती है। ठीक है, उसके बाद कोविशील्ड, इसकी भी डबल डोज लगता है। कोवैक्सीन की भी डबल डोज। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसको वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार मिला है? किसको वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी शकुंतला हरक सिंह। इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी। कौन सही होगा? ऑप्शन डी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अच्छा, इनको मिला क्यों है? ये मछलियों के ऊपर रिसर्च कर रही थी। जैसे कि उनको खाने के लिए, जो छोटी छोटी मछलियां थी, उनको भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत ही इन्होंने प्रयास किया, इसीलिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार मिला है। अब बाकी ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए रजनीकांत, रजनीकांत और अमिताभ, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ध्यान करिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को। इससे पहले किसको मिला? अमिताभ बच्चन को। अनुपम खेर, न्यूयॉर्क, अनुपम खेर क्या मिला है? न्यूयॉर्क। इसको हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान करिएगा, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। ठीक है, अनुपम खेर को क्या मिला है? 2021 का न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण क्या मिला है? क्रिस्टल अवार्ड। क्या मिला है? क्रिस्टल अवार्ड। ठीक है, तो ध्यान करिएगा। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं। चलिए, तो हम इसके साथ आपको अगले प्रश्न पे ले जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको, आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। आपका सपना आपका है, पूरा आपको करना है, उससे खुशी आपको मिलेगी। इसलिए आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। लग जाओ जी जान से और पालो अपनी कामयाबी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो वो भी कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। कौन सा युद्धाभ्यास? अरब सागर में हुआ है। ऑप्शन ए समुद्र शक्ति, ऑप्शन बी सिंधु सुदर्शन, ऑप्शन सी पैसेज अभ्यास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पैसेज अभ्यास। ये पैसेज अभ्यास किसके बीच हुआ है? इंडोनेशिया और भारत के बीच। ठीक है, वो भी नौसेना का युद्धाभ्यास। किसका है ये? नौसेना का। ये युद्धाभ्यास नौसेना का। इसका है नौसेना का। ठीक है, किसका है? नौसेना का। और सिंधु सुदर्शन किसका है? ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ये आर्मी युद्धाभ्यास है। ठीक है,
ये आर्मी युद्धाभ्यास है। और समुद्र शक्ति सशस्त्र सेना के बीच होता है। किसके बीच? सशस्त्र सेना के बीच होता है। ठीक है, सशस्त्र सैनिकों के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? समुद्र शक्ति सिंधु सुदर्शन आर्मी के बीच। और पैसेज अभ्यास किसके बीच हुआ है? अरब सागर में नौसेना के बीच। ये तीनों अभ्यास किसके हैं? भारत और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ या एमडी, ठीक है, कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए पदम कुमार राम नायर, ऑप्शन बी जोस जे कट्टर, ऑप्शन सी के चंद्रशेखर, ऑप्शन डी एम के स्टालिन। तो इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए पदम कुमार राम नायर बने हैं नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ। ठीक है, तो आगे के ऑप्शन को देखा जाए। जोस जे कट्टर क्या बने हैं? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। जोस जे कट्टर ये आरबीआई के किसके? जोस जे कट्टर, यहां पे लिख दे रहे हैं जोस जे कट्टर। ठीक है, ये क्या बने हैं? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। ठीक है, निदेशक, ठीक ना। तो चलिए आगे के ऑप्शन को। हाँ, हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। कल के क्वेश्चन में हमने बतलाया था कि एक क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था कि हर घर जल योजना में कौन सा राज्य चौथे स्थान पर है जो 100% ग्रामीण इलाकों में जल की आपूर्ति कर पाया है। तो उसका तो आंसर था पुडुचेरी, था ना। जैसे ऑप्शन ए फर्स्ट पे कौन था? गोवा, फर्स्ट पे गोवा, सेकेंड पर तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ऑप्शन। और तीसरे पर कौन था? अंडमान था। चौथे पर पुडुचेरी हुआ है। ठीक है, पुडुचेरी। ये सभी 100% जल आपूर्ति कर, यहाँ पे 100% जल की आपूर्ति हो चुकी है। लेकिन हमने गलती कहाँ पे किया था कि हमने जो मुख्यमंत्री बता दिया था यहाँ का, पुडुचेरी का, तेलंगाना का हमने जो मुख्यमंत्री बताया था, ये गलती से हमने बता दिया था एम के स्टालिन। जो एम के स्टालिन कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर। ठीक है, तो के चंद्रशेखर कहाँ के हैं? तेलंगाना के। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और जो एम के स्टालिन है, एम के स्टालिन, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु के। तो ध्यान करिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एम के स्टालिन कहाँ के हुए? तमिलनाडु के चंद्रशेखर तेलंगाना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अटलांटिक पार करने वाला मानव रहित पोत कौन सा बना है? तो पहला ऑप्शन INS विराट, दूसरा मेफ्लावर 400, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें सही है ऑप्शन बी। चलिए, तो ये तो हो गया कि मानव रहित जो पोत था मेफ्लावर 400, इसने पार कर लिया। लेकिन हम लोग थोड़ा जान लेते हैं INS विराट के विषय में। INS विराट के विषय में, ठीक है। INS विराट ये भारत की नौसेना का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोत था। ठीक है, इसने भारत में काफी समयों तक अपना योगदान दिया है। इसका कार्य पूरा होने के कारण इसको कार्यान्वित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको गुजरात में, कहां पर? गुजरात में विघटन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,
अफ्रीका अफ्रीका गणराज्य में कौन भारत का राजदूत नियुक्त हुआ है? अफ्रीका गणराज्य में भारत का राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन ए रतनजीत सिंह संधू, ऑप्शन बी बाला वेंकटेश, ऑप्शन सी मनप्रीत मोहरा, ऑप्शन डी रामकरण वर्मा। इसमें सही कौन सा होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन डी। ये बने हैं अफ्रीका गणराज्य के, ठीक है, ये अफ्रीका गणराज्य के बने हैं क्या? भारत के राजदूत। तो बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। रतनजीत सिंह, ये कहाँ के बने हैं? रतनजीत सिंह यूएसए के बन गए हैं, यूएसए के बने हैं। यूएसए के रतनजीत सिंह क्या है? राजदूत हैं। अमेरिका के भारतीय राजदूत कौन है? रतनजीत सिंह। और ये बाला वेंकटेश, ये रूस के भारतीय राजदूत कौन है? बाला वेंकटेश, ठीक है। तो अमेरिका कौन हो गए भारत के राजदूत? रतनजीत सिंह संधू। और बाला वेंकटेश रूस के। मनप्रीत मोहरा, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ध्यान करिएगा। ऑस्ट्रेलिया कौन है? मनप्रीत मोहरा। बाला वेंकटेश रूस के और रतनजीत सिंह अमेरिका के भारतीय राजदूत हैं। रामकरण वर्मा को नियुक्त हुए हैं अफ्रीका के। तो इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस देश ने एसिज मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? किस देश ने एसिज मिसाइल रक्षा को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आपके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें से ये जो देश हैं इनके प्रमुख फसलों के व्यापार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन किस में अग्रणी है? तो चीन किस किस चीज में अग्रणी है? पहला तो चावल, ठीक है, चावल हो गया। दूसरा गेहूं, ये चावल और गेहूं में कौन अग्रणी है? चीन। और अमेरिका ज्वार, कौन सा? ज्वार और मक्का, ठीक है, ज्वार और मक्का में कौन अग्रणी है? अमेरिका, ठीक है, पहला ज्वार और दूसरा मक्का। तो भारत किसमें है? भारत है पहला कौन सा है? बाजरा, ठीक है, और दूसरा दाल। अगर एक किस्म की दाल पूछे जैसे कि अरहर की दाल या तुअर की दाल, चने की दाल या एक तरीके की दाल अगर पूछे तो उसका डाटा अभी नहीं है। लेकिन अगर केवल दाल दे दे कि केवल दाल में, अच्छा दाल में अग्रणी विश्व में कौन है, तो ऑप्शन भारत उसका सही आंसर होगा। कनाडा सरसों में कनाडा अग्रणी है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने देख लिया आज का प्रश्न, ठीक है। आज का करंट अफेयर का प्रश्न हमने 10 देख लिया। इसी के साथ मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप अपने आप पे विश्वास रखना। आप लोग अपने आप पे विश्वास रखना कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। मेहनत जितना अच्छा आप लोग करोगे उतना अच्छा आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग चलेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भाग 3 पर, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो हम लोग स्टैटिक जीके के पार्ट पर चलने से पहले जो हम लोगों ने पॉइंट शुरू किया है कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें चलने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में रिवीजन कर चुका है संविधान के बारे में, उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 15वीं शताब्दी में कौन सी घटना देख लेते हैं लिख के, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन, ठीक है। स्पेन ने भौगोलिक खोजों में अहम भूमिका निभाई। पुर्तगाल का शासक कौन था? हेनरी, ठीक है। हेनरी ने जहाज रानी नामक स्थान पे, कहां पे? जहाज रानी नामक स्थान पर क्या किया? हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोला। जहाज रानी नामक स्थान पर हेनरी द नेविगेटर नामक स्कूल खोला, ठीक है। इसमें शिक्षा किसको मिलती थी?
जहाजरानी नामक स्थान पे तो खुल गई हेनरी द नेविगेटर स्कूल, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर स्कूल। इस पर शिक्षा मिलती थी नाविकों को। तो यहीं के स्टूडेंट थे, कौन, यहीं के छात्र थे जिन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज की। किसकी? अफ्रीका के पश्चिमी तट की, ठीक है। तो इसको नाम, जो पश्चिमी तट की खोज, उसका नाम क्या रखा गया? केप वर्डे। क्या? इस पश्चिमी तट का नाम क्या था? केप वर्डे, ठीक है, ध्यान करिएगा। पश्चिमी तट का नाम क्या था? केप वर्डे। किसने खोजा? हेनरी द नेविगेटर के छात्रों ने। उसके बाद 1488 में हेनरी द नेविगेटर का छात्र था डिमोस। कौन था? डिमोस, ठीक है। इसने 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी तट की खोज कर दी। अब दक्षिणी तट की खोज की इसने, किसकी खोज की? दक्षिणी तट की, ठीक है, दक्षिण तट का खोज कर दिया। उसका भी तो नाम रखा जाएगा। जैसे पश्चिमी तट का केप वर्डे रख दिया गया, तो दक्षिणी तट का क्या होगा? दक्षिण तट का क्या होगा? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ठीक है, गुड होप, केप ऑफ गुड होप या अगुलहास। क्या? केप ऑफ गुड होप या उत्तर सासा, ठीक है, क्या होगा? केप ऑफ गुड होप या उत्तर सासा। अब उसके बाद 1498 में, 1498 में कौन था? वास्को डी गामा, ठीक है, डी गामा, वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। वो क्या किया? भारत आया। भारत किस तट पर आया? पश्चिमी तट पर। ये भारत का, ये पूर्वी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, तो पश्चिमी तट कौन सा होगा? ये पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट हो गया। तो यहाँ पर भारत, यहाँ पर कौन है? वास्को डी गामा, ठीक ना। तो ये किस बंदर, किस जहाज से आता है? बारबोसा नामक जहाज से। किस बंदरगाह पे? कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जमोरी ने। किसने तिरस्कार किया? अरबों ने। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लासी के युद्ध पर। 23 जून 1757 कौन सी घटना घटी थी? प्लासी का युद्ध हुआ था। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, कि भारत में आने वाले, हम लोग जान लेते हैं कि भारत में आने वाली कंपनियों के बारे में। तो कौन सी आई? पुर्तगाल। पहले कौन आई? पुर्तगाल, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन। कौन है? डेन। फिर सबसे लास्ट में कौन है? फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। तो ये तो हो गया भारत आने वाले कंपनियों के नाम, ठीक है। तो पहले कौन? पहले पर कौन है? पुर्तगाल, दूसरे पर डच, तीसरे पर अंग्रेज, चौथे पर डेन और पांचवे पर फ्रांसीसी। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगली डेट की तरफ हम लोग चलते हैं। हमने आपको डेट इसलिए दिया कि इस तरह आप लोग लिख लेना, इस तरह आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं अगली डेट की तरफ। 23 जून 1757 को कौन सी घटना घटी थी? प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच बताइए? हमने रिवाइज कराया ना, किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। उसके बाद 1759 का वेदरा का युद्ध। किसके बीच? डच और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। वेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ? डच और अंग्रेज के बीच। उसके बाद 1760 का किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो मान लीजिए कि ये पहली बार डच चला गया, डच का युद्ध हो गया, इसमें डच हार गया। जीता कौन? अंग्रेज, तो डच चला गया। बचा कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1760 में हो गया, फ्रांसीसी चला गया। तो बचा कौन? डेन। डेन बचा ना। डेन डर के मारे भाग गया, डेन डर के भाग गया। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे अखाड़ा आप देखें, कुश्ती देखा है, वहां पर क्या होता है? अगर कोई बंदा है मजबूत है, अगर वो लड़ाई करता है, एक या दो बंदों को गिरा दिया जमीन पर, तो क्या होता है? उससे कोई बंदा हाथ नहीं मिलाता, अखाड़े पर नहीं करता,
इसीलिए हम कह रहे हैं क्या हुआ, अंग्रेज ने क्या किया, पहले तो सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसके बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को, 1759 में वेदरा के युद्ध में डच को, 1760 में फ्रांसीसी को। तो डेन बेचारा डर गया, कहा भैया भग चलो, नहीं तो हमारी खैर नहीं, बहुत मारेंगे सब दौड़ा दौड़ा के, वो भग गए। इसके बाद 1764 में क्या हुआ, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब ये सब तो भग चले, कौन था, मीर जाफर, ठीक है, बंगाल का नवाब था। अवध का नवाब, अवध के नवाब सिराऊ दौला, ठीक है, ये कहाँ के थे, अवध के। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय कहाँ क्या थे, मुगल बादशाह थे। ये तीनों लोगों ने अब ये रणनीति अपनाया कि ये तो अंग्रेज बक्सर की युद्ध में ये रणनीति अपनाई, चलो अब हम लोग मिल के मारेंगे। नहीं होता है कि कोई बच्चा है, अगर उसके कई भाई हैं, तो अगर उस बच्चे को, बड़े वाले भाई को कोई मार रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चलो उसको हम भी मारेंगे, भले ना मार पाए लेकिन मारने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मधुमक्खी का छत्ता है, उस पर आप पत्थर मारो, क्या होगा, मधुमक्खी आपको काटेगी, ये नहीं कि आप मधुमक्खी काटोगे, ठीक है। तो उसी तरह इन तीनों लोगों ने अपनी संयुक्त सेना बना ली। इसने, मीर जाफर ने, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर अपनी संयुक्त सेना बना ली। और इसका नेतृत्व किसने किया, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने, और प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। इसमें जीत किसकी, इसमें भी अंग्रेज ही हो गई। अंग्रेज हर जगह अपना नाला पे दाला मार दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1765 में क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव, जो शाह आलम द्वितीय थे मुगल बादशाह, इनको इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया, बंदी बना के रख लिया गया। तो 1765 में, अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने संधि कर ली, कहा कि आपको कुछ न, हम जगह की जो दीवानी हम आपको दे रहे हैं, आप क्या करो, आप अपना जैसे कि अपना व्यापार कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर आया 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। ये जब आया तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन बने, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग बन गए। चलिए ठीक है, यह तो ठीक है। वहां के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नाथ, कौन थे, लॉर्ड नाथ, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए। उन्हीं के समय वारेन हेस्टिंग बने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में, कहां पे, कोलकाता में भारत का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थी, एलिजा एम्पे, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे। और उनके सहायता के लिए और अन्य तीन न्यायाधीश थे, उनकी सहायता के लिए अन्य 3 न्यायाधीश थे। कौन थे, लेमिस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 के जो अधिनियम आया, उसका बस एक ही मतलब था कि गवर्नर जनरल को चेंज करना था, ठीक है, और कोई मतलब नहीं था। इसको हम लोग जानते हैं बंगाल जुडिशियर के नाम से भी, ठीक है, बंगाल जुडिशियर या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंगाल जुडिशियर, ठीक है, ध्यान करिए, बंगाल जुडिशियर या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद 1784 में लॉर्ड नाथ, जो 1773 में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनकी और फॉक्स की मिलीजुली सरकार गिर गई। हमने आपको समझाने के लिए कल बतलाया था कि मान लीजिए कि आपका कोई मकान है, ठीक है, आपका कोई मकान है, इसमें ये दीवार लगी हुई है, ये ईंट की दीवार लगी हुई है। अगर आपसे कोई कह दे ये 3 ईंट आप निकाल दो, ये 3 लाइन की ईंट आप निकाल दो, क्या करोगे,
घर वैसे बचा रहेगा नहीं ना, गिर जाएगा। तो सेम टू सेम राजनीति में है। जब वहां की राजनीति खेली गई ब्रिटेन की, तो वहां की सरकार गिर गई। तो किसकी सरकार बनी? पिट्स की। किसकी? पिट्स की। तो पिट्स ने क्या किया? अपना एक्ट 1784 में पिट्स की सरकार बन गई। पिट्स की अध्यक्षता में उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम लाया। पिट्स इंडिया एक्ट का 2 महत्वपूर्ण कार्य था। उसने कंपनी के कार्य को संभालने के लिए 2 पद का सृजन किया। पहला पद था निदेशक मंडल, ठीक है, और दूसरा पद नियंत्रक मंडल, ठीक है, नियंत्रक मंडल। तो पहला पद कौन सा था? निदेशक मंडल, और दूसरा पद नियंत्रक मंडल। किसके सरकार में, किस अधिनियम के तहत हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के तहत। उसके बाद इसके यही 2 एक ही कार्य यही बहुत महत्वपूर्ण था। इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रक मंडल को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस साथ चलते हैं चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम पर, ठीक है। 1793 के अधिनियम का बस एक ही मतलब था, कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष बढ़ाना। चार्टर एक्ट के तहत 20 साल कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। चलिए तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट आज के सेशन की तरफ। ये तो हम लोग का रिवीजन था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट की खासियत क्या थी? पहला पॉइंट नोट करिए कि भारतीयों को शिक्षा के लिए भारतीयों को क्या मिला? 1 लाख रुपए दिया गया। कितना? 1 लाख रुपए। अब भाई भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, कहाँ से दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से दिया गया। अब ब्रिटेन में ये हुआ भाई वहां पे शिक्षा दे रहे हो तो हमारी भी शिक्षा दो। भारत में तब क्या चलता था? हिंदी। तो वहां के ईसाई मिशनरियों ने, जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरी थे, कौन थे? ईसाई मिशनरी, ठीक है, ईसाई मिशनरी थे। उन्होंने कहा कि भाई उनको तो 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो वो तो अपनी संस्कृत सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे, वेद को पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, लेकिन हमारा क्या है? हम उन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? उनको अगर कुछ नहीं आएगा तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम भी जाते हैं, हम लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उन लोगों को तोड़ेंगे, उन लोगों को अपने धर्म में लेकर आएंगे। तो क्या हुआ? इस एक्ट के पहला कार्य क्या था? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारतीयों को दिया गया। दूसरा कार्य ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 2 ही कार्य हैं। पहला कार्य भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, दूसरा कार्य ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल, अब पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, अब क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ? इसके साथ एलन बरो के समय, किसके समय? दूसरा पॉइंट नोट करना, एलन बरो के समय। किसके समय? एलन बरो, ठीक है। जो एलन बरो थे, इनके समय क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ। क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हो गया, ठीक ना। दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ? एलन बरो के समय। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के साथ।
भारत में फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बन गए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले किसके गवर्नर रहे होंगे? बंगाल के। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कब बने? 1773 में इनको बनाया गया। ठीक है, चलिए तो इसी साथ हम लोग चलेंगे अगले अधिनियम की तरफ। इसमें भी इस अधिनियम में आप लोग जानते हैं कि चार्टर एक्ट के तहत 20 साल कंपनी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। चार्टर एक्ट लाने का एक ही मतलब था, कंपनी के कार्यकाल को 20 साल बढ़ाना। तो 1813 का आया, तो उसके बाद 20 साल बढ़ा, 1833 हो गया। 1833 से 20 साल बढ़ा चार्टर एक्ट में, तो 1853। ये चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था ये? अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट था। ठीक है, अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का। कि दूसरा बात था कि इस अधिनियम की दूसरी बात थी कि इसमें सिविल सेवा की शुरुआत हुई। क्या हुई? इसको नोट करिएगा, सिविल सेवा की शुरुआत हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1854 में। किसकी अध्यक्षता में? मैकाले। किसके? मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, क्या शुरू हुआ? सिविल सेवा की शुरुआत हुई। ठीक है, सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई? 1854 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की। सिविल सेवा की शुरुआत 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में हुई। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1853 चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, गलती नहीं करना, ध्यान से सुन लीजिए। कौन सा अधिनियम था? 1853 का अधिनियम था। चार्टर एक्ट 1853 का था। तो कब हुआ सिविल सेवा का जन्म? 1854। किसकी अध्यक्षता में? एलन बरो के, मैकाले की अध्यक्षता। और एलन बरो के जब एलन बरो के समय क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ? एलन बरो के समय। एक मैं आपको ट्रिक लगे तो ट्रिक समझिएगा या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट जब आया तो जस्ट उसके बाद क्या हुआ? सिविल सेवा का जन्म। ठीक है, तो सिविल सेवा का जन्म। अब भाई हम कह रहे हैं कि कोर्ट बना है, तो कोर्ट के पहले नीचे कुछ होना चाहिए जो उसके पास जो लोकल एरिया वहां के केसों को लेकर जाए। तो पहले कोर्ट का बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके जस्ट एक साल बाद 1774 में क्या बन गया? भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो 74 में बन गया। ठीक है, उसी तरह जब अंतिम चार्टर एक्ट 1853 आया, जस्ट उसके एक साल बाद मैकाले की अध्यक्षता में क्या बन गया? सिविल सेवा बन गया। इससे जो प्रमुख पद होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उस पर भारतीयों को भी परीक्षा देने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ध्यान करिएगा 1853 अंतिम चार्टर एक्ट, तो एक साल बढ़ के 1854, तो जिसके तहत सिविल सेवा बना। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश लेमिस्टर चैम्बर्स हाइट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अच्छे, भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, ये आया तो क्या हुआ? क्या क्या परिवर्तन हुए? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में खत्म कर दिया। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको भारत में खत्म कर दिया। मतलब कहने का यह है कि ईस्ट इंडिया का जो शासन था उसको खत्म करके अब ब्रिटेन के, किसके? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो भारत में शासन कर दी, इनको खत्म कर दिया। अब भारत में शासन कौन कर रहा था? शासन अब कौन करेगा? तो ब्रिटेन के राजा या महारानी। तो उस समय राजा या महारानी कौन थी? जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो कौन थी महारानी या राजा? महारानी
विक्टोरिया। तो प्रधानमंत्री वहां के कौन थे जब भारत संसद नहीं में आया? तो प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? लॉर्ड डर्बी। ठीक है, इसके तहत भारत में एक पद का सृजन किया गया। अब तक तो आप लोग जानते थे कि एक होता था क्या, 1784 के अधिनियम के तहत क्या बनाया गया? 2 पद सृजन किए गए, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहाँ पर तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया? विलियम बेंटिंक को भी अब दूसरे के अधीन कार्य करने के लिए एक पद सृजित किया गया, भारत सचिव, जो ब्रिटेन के कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, अगर भारत में कोई चीज घटित होती है तो उसमें ब्रिटेन के कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था। तो भारत के फर्स्ट भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव। तो भारत सचिव का मतलब कि ये ब्रिटेन के कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, तो ये कौन थे? एडवर्ड स्टेनली। ठीक है, एडवर्ड स्टेनली कौन थे? एडवर्ड स्टेनली। तो भारत के फर्स्ट भारत सचिव कौन बने? एडवर्ड स्टेनली। जब 1858 का अधिनियम आया तो प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड डर्बी। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया, देख लीजिए। ठीक है, और भारत का जो गवर्नर जनरल होता था अब उसको वायसराय कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा गया? वायसराय। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को 1858 के अधिनियम के तहत अब वायसराय कहा गया, वायसराय। ठीक है, क्या कहा गया? राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। अब लॉर्ड कैनिंग ने, ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद मिंटो पार्क से पढ़ा। कहां से? इलाहाबाद मिंटो पार्क से पढ़ा। ठीक है, इलाहाबाद मिंटो पार्क से क्या पढ़ा? महारानी का घोषणा पत्र। ठीक है, महारानी का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। किसका पढ़ा? महारानी विक्टोरिया का। उसमें क्या कहा गया? अब भारत में भारत सचिव का एक पद सृजित किया जाता है, जिसमें प्रथम भारत सचिव कौन बने? एडवर्ड स्टेनली। और दूसरी बात, अब जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब उसको वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वायसराय। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब भारत की जनता अब ब्रिटेन की जनता होगी। अर्थात कहने का मतलब पूर्ण रूप से भारत गुलाम कब हुआ? नोट कर लीजिए, नोट करना चाहेंगे तो पूर्ण रूप से भारत गुलाम कब हुआ? तो 1858 को। ठीक है, कब हुआ? 1858 को। ठीक है ना? तो चलिए, हम लोगों ने अब तक तो ये जान लिया। अब इसके बाद चलते हैं 1861 के पॉइंट की तरफ। 1861 का पॉइंट, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1862 में, इसी के तहत 1862 में कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा? जो वायसराय थे कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, किसको? पहला बनारस के राजा। ठीक है, दूसरा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। ठीक है, महाराजा। ठीक है, और तीसरा दिनकर राव को मनोनीत किया गया। किसके लिए?
कानून बनाने के पहली बार 1862 में। कब? 1862 में। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को पहली बार कानून बनाने के लिए मनोनीत किया गया। ठीक है, तो ध्यान करिएगा। और अगला पॉइंट यह है कि जो 1861 का नियम आया, इसके तहत तो मान लीजिए कानून बनाने के लिए दिया गया। इसके बाद यह कहा गया कि जो मुंबई था और मद्रास की जो विकेंद्रीकरण था, मद्रास और मुंबई का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, किसका? मद्रास और मुंबई का। ठीक है, मुंबई का, मद्रास और मुंबई क्या किया गया? विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक जानते हैं। उसके बाद बाकी की स्टैटिक जीके के भारत के संविधान का निर्माण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने मेहनत से लग जाओ कि किस्मत भी एक बार कह दे कि हाँ भाई, कोई तो लग गया है, अब हमको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।